हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और इस सेशन में मैं लाया हूं आपके लिए 5 मिनट जीके कैप्सूल, यानी 5 मिनट का जीके कैप्सूल, जिसका सेट नंबर 1 आज हम करने वाले हैं। और इसमें हम रोज 8 क्वेश्चन लेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से होंगे, चाहे वो एसएससी सीजीएल से हो या सीएचएसएल से हो या एनटीपीसी के किसी एग्जाम से हो। तो उसमें हम 8 क्वेश्चन लेकर उनका पूरी व्याख्या करेंगे, उनके जो आंसर्स दिए हुए हैं सबकी व्याख्या करेंगे। तो इससे आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो अगर आप इस चीज़ का लाभ उठाना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हों। वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो लाइक करें और साथ साथ शेयर भी कर दें। तो देखिए, अगर वीडियो को स्किप करना है तो यहीं पर कर सकते हैं, वरना वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान की वह शाखा बतानी है जो जीव की संरचना और उसके अंगों से संबंधित है। यानी बायोलॉजी की वो ब्रांच बतानी है जो किसी भी जीव की स्ट्रक्चर और उसके जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में हमें बताती है। तो इसके ऑप्शन है शारीरिक रचना विज्ञान, कवक विज्ञान, क्रोनोबायोलॉजी या परिस्थिति विज्ञान। तो इसका आंसर कौन सा हो जाता है? इसका आंसर हो जाता है शरीर रचना विज्ञान। शरीर रचना विज्ञान। कवक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक विज्ञान में कवकों का अध्ययन किया जाता है, यानी फंगस का अध्ययन किया जाता है। क्रोनोबायोलॉजी जो है इसमें अध्ययन किया जाता है कालक्रम का, यानी टाइमलाइन का। यानी अगर मैं मनुष्य के क्रोनोबायोलॉजी के विषय में बात करूं तो फिर मुझे ये बताना होगा कि आदमी का विकास कैसे हुआ, यानी मनुष्य का विकास कैसे हुआ, कि वो किसके बाद क्या बना। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है क्रोनोबायोलॉजी। अब परिस्थिति विज्ञान का मतलब है कि कोई भी अगर जीव है और उसके चारों तरफ जो प्रकृति है तो उसके बीच का जो संबंध है, उसे जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं परिस्थिति विज्ञान या इकोलॉजी, इसको कहा जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाता है? इसका आंसर फर्स्ट हो जाता है। तो अब आपने देखा कि एक क्वेश्चन में हमने 3 और क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन के साथ हम 4 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि लाइपेज नामक एंजाइम जो है शरीर के किस अंग द्वारा बनता है? लाइपेज नामक एंजाइम शरीर के किस अंग द्वारा बनता है? यकृत, लीवर के, लार ग्रंथि, फेफड़ा या अग्नाशय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाता है अग्नाशय। इसका सही आंसर हो जाता है। क्लियर है? तो देखिए, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ये आपको कुछ एंजाइम है वो याद रखने हैं। एंजाइम कौन कौन से हैं? टॉयलिन जो है ये सलाइवा से निकलता है, यानी लार से निकलता है। क्लियर है? और ये क्या करता है? ये स्टार्च को किस में बदलता है? माल्टोज में बदलता है। तो पहला क्या याद रखना है आपको? टॉयलिन स्टार्च को किस में बदलता है? माल्टोज में। और सलाइवा यानी लार से निकलता है। और एंजाइम मुख्य रूप से किन के बने होते हैं? प्रोटीन्स के बने होते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरे नंबर का जो हमारा एंजाइम है उसका नाम है पेप्सिन। पेप्सिन जो है अमाशय से निकलता है और जठर ग्रंथियों से स्रावण इसका होता है। किससे निकलता है? जठर ग्रंथि से। क्लियर है? और ये जो है जितना भी प्रोटीन होता है उसको पेप्टोन में बदलने का काम करता है। प्रोटीन को प्रोप्टोन में बदलने का काम करता है। नेक्स्ट जो एंजाइम है हमारा वो रेनिन है। ये भी जठर ग्रंथि से निकलता है, अमाशय की जठर ग्रंथि से निकलता है। और ये दूध में जो घुलने वाला प्रोटीन है, कौन सा? कैसीन, उसको किस में बदलता है? कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदलता है। जो दूध में घुलने वाला प्रोटीन, यानी दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है कैसीन, उसको जो है किस में चेंज करता है? उसको पैरा कैसिनेट में चेंज करता है। आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे कि ये जो एंजाइम है इसका स्रावण कहाँ से होता है। तो याद रखिए, टाइलिन का कहाँ से होता है? सलाइवा यानी लार से। पेप्सिन का कहाँ होता है?
जठर ग्रंथि से। रेनिन का भी कहाँ से होता है? जठर ग्रंथि से। और ट्रिप्सिन और लाइपेज इनका दोनों का कहाँ से होता है? इनका होता है अग्नाशय से। ट्रिप्सिन किस काम आता है? ये प्रोटीन और पेप्टोन को डाइपेप्टाइड्स में चेंज करता है। क्लियर है? तो आपको याद रखने हैं 1 2 3 4 5। 5 में से पहला टॉयलिन कहाँ? सलाइवा लार से। पेप्सिन और रेनिन कहाँ? जठर ग्रंथि से। और ट्रिप्सिन और लाइपेज कहाँ? अग्नाशय रस या अग्नाशय से स्रावण होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे लाइक कर दें अभी के अभी, जिससे कि मेरा हौसला बना रहे और मैं आपके लिए ऐसी शानदार वीडियो लाता रहूं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बताना है कि निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क गैलना है। तो हमें बताना है कि गैलना किसका और है। अयस्क मतलब और। तो ऑप्शन में है निकिल, सीसा, लोहा और तांबा। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाता है शीशा। गैलना बहुत आता है, किसका याद रखना है? शीशा वो हमारा होता है। तो गैलना किसका अयस्क है? शीशे का अयस्क है। अब और कुछ देख लेते हैं। लौह अयस्क यानी लोहे के अयस्क जो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं? एक तो मैग्नेटाइट है, एक हेमेटाइट है। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। लिमोनाइट और सेडेराइट ये भी आप लोगों को क्या करने हैं? याद रखने हैं। कौन कौन से हुए? तो लौह अयस्क के यानी लोहे के मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सेडेराइट। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं तांबे के प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं। एक तो ग्लांस है, जिसे तांबा ग्लांस भी कहा जाता है, या एग्जाम में कभी कभी Cu2S भी इसको दे दिया जाता है। कॉपर पाइराइट, पाइराइट होता है एक क्यूपराइट होता है और एक मैकेलाइट होता है। तो इनके आप लोग जो है रासायनिक सूत्र भी याद रखेंगे। Cu2S, CuFeS2। इसमें कॉपर पाइराइट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जिसको ताम्र पाइराइट या कॉपर पाइराइट भी कहा जाता है। क्यूपराइट क्या हुआ? Cu2O हुआ। और मैकेलाइट CuOH होल ट्वाइस CuCO3 के नाम से जाने जाते हैं। तो ये याद हुए आपके। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट तो हैं लौह अयस्क के। और तांबे यानी कॉपर के कौन से हैं? ग्लांस, कॉपर पाइराइट, क्यूपराइट और मैकेलाइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग उच्चतम आवर्ती की है। इंग्लिश वाले बच्चे, हमें ये बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो इनमें से किसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे हाईएस्ट है। तो फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे हाईएस्ट है? गामा रेज यानी गामा तरंगों की सबसे ज़्यादा है। अब आप लोग इसको याद कैसे करेंगे, मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। देखिए, ये इनका होता है, ये इनका क्रम होता है। तो इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद रखेंगे गाड़ी XUV इन माई रेंज। तो देखिए, गाड़ी में गामा आया तो गामा सबसे ऊपर। फिर XUV, XUV क्या है? एक गाड़ी है, तो X आया फिर UV आया। इनका मतलब है इंफ्रारेड यानी दृश्य विकिरण। और फिर क्या आया? फिर आया अवरक्त किरणें। और फिर आया लघु रेडियो। रेंज से क्या बना? रेंज से बना रेडियो, रेडियो और यहाँ पर दीर्घ रेडियो। तो याद रखना है गाड़ी XUV, गाड़ी XUV इन माई रेंज। ठीक है, इन माई रेंज, गाड़ी XUV इन माई रेंज। एक बार फिर बता देता हूँ, गाड़ी XUV इन माई रेंज, गामा X अल्ट्रावायलेट, UV V से विजिबल यानी दृश्य, इन मतलब इंफ्रारेड यानी अवरक्त किरणें, और R से क्या बना? R से बना रेडियो तरंगे। क्लियर है? तो सबसे ऊपर कौन सा आ जाता है इसमें? गामा मेरा सबसे ऊपर
आ जाता है। तो सबसे ऊपर आवर्ती सबसे ज़्यादा होगी, सबसे नीचे आवर्ती सबसे कम होगी, यानी सबसे निम्नतम आवर्ती किसकी होती है? दीर्घ रेडियो तरंगों की, और सबसे अधिक किसकी होती है? गामा तरंगों की। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे बताना है कि किस गैस में की जो गंध है वो सड़े हुए अंडे जैसी होती है। पहला ऑप्शन है डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, दूसरा है अमोनिया, तीसरा क्लोरीन, और चौथा कौन सा होता है? चौथा होता है कॉपर वो हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाता है डी, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड इसका सही आंसर हो जाता है। क्लियर है? बाकी क्लोरीन की गंध आपको पता होगी, आपके घरों में पानी आता है तो उसमें क्लोरीन की जो है महक आती है। और डाईमिथाइल हेक्सीन इसकी गंध मुझे भी नहीं पता। और अमोनिया की गंध भी आप लोग जानते होंगे कि आप लोग अमोनिया के किसी प्लांट के पास जाते हैं तो उसमें आपको महक उसकी पता लगती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताना है कि हर्ट्ज जो है किसका एसआई मात्रक है? ऊर्जा का, आवर्ती का, बल का, या दाब का? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आवर्ती का मात्रक क्या है? हर्ट्ज, जिसे हम Hz से प्रदर्शित करते हैं। और बाकी बचा ऊर्जा। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। और दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल है। दाब का एक और मात्रक याद रखना है आपको, बार। न्यूटन यानी बल का एक और मात्रक याद रखना है आपको, डाइन। ऊर्जा का एक और मात्रक याद रखना है आपको, अर्ग, या आप लोग कैलोरी याद रख सकते हैं, कैलोरी। क्लियर है? तो ये 6 मात्रक आपको याद रखने हैं, जूल, कैलोरी, न्यूटन, डाइन, पास्कल और बार। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे बताना है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? गैलीलियो, आइंस्टीन, जे थॉमसन और CRT विल्सन। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाता है? इसमें सही आंसर हो जाता है जे टॉमसन। तो इसकी एक ट्रिक आपने पढ़ी भी होगी, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच। तो ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने, टॉमसन। पै से प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज रे से रदरफोर्ड ने। और न से न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। कहीं कहीं पर आता है प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन ने की, परंतु प्रोटॉन के जो आवेश था यानी चार्ज था उसकी खोज गोल्डस्टीन ने की थी, ना कि प्रोटॉन की। तो समझ में आया? ईंट पर नाच याद रखेंगे आप लोग। तो ई से इलेक्ट्रॉन, ई से इलेक्ट्रॉन, टे से टॉमसन, पै से प्रोटॉन, रे से रदरफोर्ड, नाच ने से न्यूट्रॉन, और चे से चैडविक। इसमें न्यूट्रॉन चैडविक वाला जो क्वेश्चन है ये अभी पूछा गया है, जो मार्च में पेपर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा। तो बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कर्णिकाएं, यानी मुझे बताना है कि RBC पर क्या फर्क पड़ता है जब आदमी ऊंचाई पर जाता है। आदमी जब ऊंचाई पर जाता है तो इनकी संख्या क्या हो जाती है? इनकी संख्या बढ़ जाती है। तो देखिए RBC जो होती हैं और WBC जो होती हैं उनका अनुपात 600:1 होता है। 600:1 होता है, यानी अगर 600 RBC होंगी तो 1 WBC उन पर होगी। तो और जान लेते हैं हमारा जो ब्लड है उसके बारे में। तो जो ब्लड है वो एक कैसा क्या है? एक तरल पदार्थ है, यानी लिक्विड है, और जिसके 2 भाग होते हैं। एक द्रव भाग होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और एक ठोस भाग होता है जो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यानी सेल्स से मिलकर बना होता है। अब 3 तरह की सेल होती हैं, RBC यानी लाल रुधिर कणिकाएं, RBC श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी WBC, और प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु जिनको हम कहते हैं। तो 3 इसके भाग होते हैं। बाकी ब्लड पर मैं एक बार एक वीडियो बना दूंगा तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो याद रखना है कि WBC और RBC
और प्लेटलेट्स ये तो होते हैं किसका, ठोस भाग होता है, जिसमें श्वेत रुधिर कणिकाओं का मतलब इसका आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन का संवहन करना, श्वेत रुधिर कणिकाओं का काम होता है रोगों से लड़ना, और बिंबाणु या प्लेटलेट्स का काम होता है एनर्जी देना। क्लियर है? या तो इस पर मैं एक पूरी वीडियो बना दूंगा तो उससे आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और ये चैनल का लोगो है, ये लोगो आपको कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करें, और बने रहें इसी तरह हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें फिर एक बार हम आर्ट के ठाट दिखाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।